डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, जो कि नवोदय के स्कूल का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है जो बच्चे क्लास 9th में एडमिशन के लिए अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। उनके लिए क्वेश्चन पेपर काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। बस फर्क इतना होता है कि वहां पे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में लिखे होते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो, बाकी चीजें सेम होती हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है। आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन गोले के जो रिस्पॉन्स हैं उनको आपने अच्छे से अगर फिल नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो गलत माना जाएगा। और जो टेस्ट का टाइप है उसके अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल मार्क्स 100 का होता है, जिसमें सेक्शन 1 में हिंदी, सेक्शन 2 में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेगेटिव मार्क्स क्या होते हैं और ओएमआर सीट को कैसे फिल करना है। वो सारी चीजें ओएमआर सीट के अंदर दी गई होती हैं। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे भी जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए, जो निर्देश दिए हुए हैं, उन निर्देशों का सही तरीके से आपको पालन करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को रिलेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। यहां लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। और सही उत्तर चुनकर ओएमआर की जो उत्तर पुस्तिका है उस पर आपको बताना है कि सही करेक्ट क्या होगा। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, राइट। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि उसने परिश्रम किया तथा सफलता नहीं मिली, तो ये 2 अलग अलग वाक्य हैं कि उसने परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होगा इसका। उसने परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ये सेंटेंस अलग है और सफलता नहीं मिली एक अलग सेंटेंस है। तो मिश्र का मेल होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, राइट। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से 2 शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। देखिए, सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, सूरज, भास्कर, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, रवि, प्रभाकर, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे दिनकर और दिवाकर, ये जो वर्ड है वो करेक्ट है, राइट। दिनकर और दिवाकर दोनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो शुद्ध रूप है वो देखना है कि आशीर्वाद में कौन सा जो आशीर्वाद है वो सही तरीके से लिखा गया है। तो ये है आशीर्वाद, राइट। ये है आशीर्वाद, राइट। ये जो ऑप्शन नंबर 3 था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, जिसमें लिखा था ये आशीर्वाद, राइट। ये करेक्ट वर्ड है, ना कि ये। तो बहुत सारे लोग ये फर्स्ट वाले को लगा देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसमें शुद्ध रूप में दिया हुआ है। शाश्वत का जो विलोम है वो नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट है, राइट। शाश्वत का मतलब होता है कि हमेशा बने रहने वाला, और नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, राइट। तो दोनों एक दूसरे, अगर जैसे अमर का अगर विलोम बताएं तो मर होगा, राइट। अनश्वर का नश्वर होगा, राइट। और इसी तरीके से अगर हम ईश्वर का बताएं तो इसका अनिश्वर होगा, राइट। तो ये भी चीजें हम देख पा रहे हैं कि अनिश्वर होगा इसका। तो इस तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं कि किसका क्या विलोम शब्द होने वाला है। जैसे गंगा शब्द है, गंगा शब्द संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो आप कह सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्टिकुलर उस नदी का नाम दिया हुआ है। केवल अगर नदी दिया होता तो ये हो जाता हमारा कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे। यानी कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का जो आग्रह है उसको करते हुए आप कह सकते हो कि जान है तो जहान है। राइट, ये लोकोक्ति है जो कि काफी इसमें सेट होगी कि जान है तो जहान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके अंदर करेक्ट होगा, क्योंकि लोकोक्तियों का अर्थ है जीवन है तो सब कुछ होता है। राइट, क्योंकि जीवन रहेगा तो सब कुछ होगा, तो ये जान है तो जहान है। मात्रा या वजन बताने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, कि जिसमें मात्रा के बारे में पता चले, वजन के बारे में बात करें, वो परिणामवाचक कहलाते हैं। क्या होते हैं? परिमाणवाचक हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिसमें मात्रा और वजन बताने का काम होता है। राइट, और ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं निश्चित, एक होते हैं अनिश्चित। जैसे निश्चित में मैंने बोल दिया 10 किलो चावल, और अनिश्चित में बोल दिया थोड़ा घी, थोड़ा दही, बहुत घी। इस तरीके के अनिश्चित परिणामवाचक होंगे। तो साथ साथ में मैं एक्सप्लेनेशन को भी करते जा रहा हूं ताकि चीजों को आप अच्छी तरीके से रिलेट करके समझ पाऊं। ढ वर्ड का उच्चारण का जो स्थान है वो क्या है? ढ कहां से निकलता है? वो निकलता है हमारे मूर्धन्य से। कहां से निकलता है? मूर्धन्य से। और मूर्धन्य जो है वो कठोर तालु का मूर्धा कहलाता है, जिसमें जो जीवा होती है हमारी वो उल्टी हुई नोक का निचला भाग जो है हमारी जो मूर्धा है उसको स्पर्श करता है। जैसे कि ट, जैसे ठ, जैसे ड, जैसे ढ। तो जीभ जो मुड़ती है और जो तालु का जो मध्य भाग है वहां से उसको टच करती है, यानी कि मूर्धा भाग उसको हम कहते हैं। तो मूर्धन्य में ट आता है, ठ आएगा, ड आएगा, ढ, अड़ा। राइट, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप समझ पाए होंगे। अगर मैं पूछूं कि जो घोड़ा है वो घोड़े का बहुवचन क्या होगा? घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़े, बहुत सारे घोड़े होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें कि महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है, वाक्य में जो है यहाँ पे कथन के स्थान पर किस मुहावरे का प्रयोग ठीक रहेगा? राइट, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वार्थ पूरा करना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि वो केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसके अंदर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक के जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, कहीं ना कहीं पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर्स देना है। तो अब हम इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है उसे महामारी कहा जाता है। अचानक फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, इसलिए नियंत्रण में कठिनाई आती है। आजकल कोविड-19 नामक रोग ऐसी ही महामारी बन चुका है जो सारे विश्व में फैल चुका है। अपने देश में इससे भी पहले प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसी रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था, उन पर नियंत्रण पा लिया गया। कोविड-19 के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं, आशा है कि शीघ्र ही वे उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानी बरतनी होगी। देखिए ये जो पैसेज है, ये जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ना 2021 का है, राइट, और उस टाइम पे कोविड-19 था तो उससे रिलेटेड ये पैसेज आया हुआ था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है। क्यों आशावान है? क्योंकि टीके और दवाओं का जो है वो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही है, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि वो आशावान है। विस्तार के लिए जो अनुच्छेद हम प्रयुक्त शब्द करेंगे
वो कौन सा होगा? विस्तार का मतलब होता है किसी चीज को फैलाव करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका मतलब होगा फैलाव। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं है? तो आप कह सकते हो कि फैलाव जो शब्द है उसका जो निर्माण है वो किसी उपसर्ग से नहीं हुआ, फैलाव, राइट। तो आप कह सकते हो कि अब फैल एक मूल शब्द है और आव इसका प्रत्यय है, राइट। फैल इसका मूल शब्द है और आव इसका प्रत्यय है। तो यहाँ पे कहीं भी उपसर्ग नहीं लगा होता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगता है, जैसे कि परीक्षण में परि, ये उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे कि आप कह सकते हो नियंत्रण में नि, राइट, निदान में नी प्लस दान, राइट। तो ये सारे जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है शब्दों के, और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। चलिए आगे चलते हैं और अगले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि महामारी उस रोग को कहा जाता है जो, महामारी उस रोग को कहा जाता है जो अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बने, यानी कि अचानक व्यापक क्षेत्र में फैले और मौत का कारण बन जाए, उसे महामारी कहते हैं। भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। कौन सी जो ऐसी बीमारी है जो भारत में नहीं फैली? देखिए, भारत में प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक जैसी महामारियां फैली हैं, किंतु निमोनिया जो है वो नहीं फैली। निमोनिया नहीं फैली, ये तीनों फैली हुई हैं लेकिन निमोनिया नहीं फैली है। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे ये कंप्लीटली आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चन है वो, और भी जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं इसमें अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस हैं उनको कंप्लीट करके पैसेज में हमें उनके आंसर्स को भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो चीज दी हुई है आप इजिली यहाँ पे समझ सकते हो कि द डोडो वर्ड वॉज लास्ट सीन इन 1660 एंड यहाँ पे एक 16 नंबर पे जो आएगा उसको हमें देखना है कि यहाँ पे क्या करेक्ट हो सकता है, राइट। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि which it was never to be seen, which it was never to be seen. There are different stories about the extinction of the species. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहले वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है soon, after, later और before, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से अगर आप पैसेज को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो सबसे करेक्ट वर्ड होगा वो आफ्टर होगा, क्योंकि ये पास्ट के बारे में सेंटेंसेस है। तो 16 नंबर पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ये आफ्टर, क्योंकि द डोडो वर्ड वाज लास्ट सीन in 1660 after which was never to be seen. There are different stories about the extinction of the species. Some people say that Dutch sailors first and first the dodo bird and mercilessly killed it to eat its meat, right। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि इसका करेक्ट वर्ड जो है वो क्या हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि शॉ, यानी कि पास्ट में अगर स्टोरी चल रही है तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा सॉ, राइट। अब आप पढ़ के देखिए, डोडो वर्ड वाज लास्ट सीन इन द 1660 आफ्टर विच इट वाज नेवर टू बी सीन। देयर आर डिफरेंट स्टोरीज about the extinction of this species. Some people say that the Dutch sailors first saw the dodo bird and mercilessly killed its meat और and other से, यहाँ पे एंड आना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर 18 में शायद हम देख लेते हैं कि एंड है या नहीं है। यस, यहाँ पे जो एंड है यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, राइट। और 19 की अगर हम बात करें हु, व्हेन, व्हाइल और विच दिया हुआ है, राइट। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ये लिखा हुआ एंड अदर दैट रैट्स एंड अदर एनिमल्स हु केम ऑन बोर्ड, हु आएगा यहाँ पे, हु केम ऑन बोर्ड डच शिप स्पेड देमसेल्फ अक्रॉस द आइसलैंड एंड अप टू द डोडो एग्स फॉर फूड। तो हु आएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसके अंदर करेक्ट होगा, जो कि 19th वाला क्वेश्चन है, राइट। तो
तो हमने 19 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने एग्जैक्टली देख लिए हैं। अब बारी है कि इस पैसेज के अंदर हमें पैसिव वॉइस को चेकआउट करना है कि पैसिव वॉइस क्या होने वाला है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शंस व्हिच करेक्टली चेंजेस इनटू पैसिव वॉइस। कैन अनिल लूज हिज बुक्स? कैन अनिल लूज हिज बुक्स? तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा हुआ है कि कैन अनिल लूज हिज बुक्स, तो कैन का यूज किया गया है। तो यहां पे जो करेक्ट वर्ड होगा तो आप कह सकते हो कि कैन हिज बुक बी। अगर मॉडल रहता है तो वहां पे बी का हम यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, तो कैन हिज बुक बी लोस्ट बाय अनिल। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं 21st वाले क्वेश्चन के बारे में कि द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग सस्पिशियस। सस्पिशियस अब इज, यहां पे क्या होगा, सस्पिशियस के बाद अगर यहां पे वर्ड दिया हुआ है तो आप कह सकते हो कि सस्पिशियस का मतलब होता है कि जिस पे आपको डाउट हो, सावधान होने की जरूरत हो। तो यहाँ पे सस्पिशियस का जो अपोजिट होगा उसको हम कहते हैं गलीबल, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गुलीबल, राइट। उसको हम कहते हैं गलीबल। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि जो गुलीबल है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, राइट। जो गुलीबल है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो, देखिए गुलीबल का जो मतलब होता है जो व्यक्ति आसानी से धोखा खाने वाला हो। ये धोखा खाने वाला लोग, भोला व्यक्ति जो होता है, इसको हम कहते हैं भोला व्यक्ति, राइट। गुलीबल का मतलब, राइट। और इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि जो इनक्रेडिबल है इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, राइट। और अगर हम वेरी के बारे में बात करें तो वेरी का मतलब होता है युद्ध, राइट। और डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह, संदेह जिस पे होता है उसको हम डाउटफुल नजरिए से देखते हैं। डाउटफुल, संदिग्ध जो होता है उसको हम कहते हैं संदिग्ध, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? सस्पिशियस का जो मतलब होता है उसको भी हम संदिग्ध ही कहते हैं। यानी कि अगर हमसे अपोजिट वर्ड ना पूछ करके सिनोनिम्स पूछा होता तो हम डाउटफुल पे क्लिक करते, लेकिन यहाँ पे अपोजिट पूछा है तो इसका मतलब हुआ संदिग्ध का, बिल्कुल भोला व्यक्ति, राइट, जो आसानी से धोखा खा जाता हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, अंडरलाइन वर्ड्स एट द फर्स्ट दे लॉप्ड ऑफ ऑल द ब्रांचेस। तो ऑल द ब्रांचेस के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? आप कह सकते हो कि लॉप्ड ऑफ का जो मतलब होता है कि कट समथिंग ऑफ या अवे, कट समथिंग ऑफ या अवे। तो कट जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलर मीनिंग्स पूछा है ना, तो लॉप्ड ऑफ का मतलब होता है कट करना किसी भी चीज को, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 23 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शंस के अंदर, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। आंसर दिस क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन द फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ऑन आवर वे बैक होम वी स्टॉप्ड एट द मिनी मार्ट टू पिक अप फ्रूट, राइट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो सम वर्ड दिया हुआ है, सम वर्ड होगा पिक अप सम फ्रूट्स, राइट। क्या होना चाहिए? सम फ्रूट होगा, क्योंकि यही अगर यहाँ पे अगर हम सम का यूज करेंगे तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट भी होगा और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिवली ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। ऑन द वे बैक वी स्टॉप्ड, हम रुके द मिंट मार्ट पे टू पिक अप, कुछ फ्रूट्स लिए हमने, लिटिल फ्यू और मच नहीं होगा। मुंबई एंड दिल्ली आर टू द आप कह सकते हो कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। बिजिएस्ट होगा, क्या होगा? बिजिएस्ट होगा। बिजिएस्ट क्यों होगा? क्योंकि दो सिटीज के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। अगर दो से ज्यादा होता है तो बिजियर हो जाता है, राइट। और बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया, दो से ज्यादा की बात कर रही है, दो लोगों के बीच में होता है तो मुंबई एंड दिल्ली आर द टू मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द
इंडिया, राइट। तो बीजीएस इज द करेक्ट वर्ड। इसी तरीके से दिया लिखा हुआ है कि टुडे रैन नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव रन दिस रेस। हैव रन, यहाँ पे क्या होगा, हैव रन दिस रेस, राइट। तो हैव रन जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हम बात कर लेते हैं कि गिव वन वर्ड सुटेबल फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कि इसके लिए एक आपको सुटेबल एक्सप्रेशंस आपको बताना है कि करेक्ट वर्ड क्या होगा। कैन नॉट बी डिफीट, जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल उसको हम कहते हैं। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इनविंसिबल, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, इनविंसिबल, राइट, इनविंसिबल कहते हैं। अजेय इसका मतलब होता है, क्या होता है, अजेय, राइट। और अनडिफीटेड, अनडिफीटेड का मतलब क्या होता है, अनडिफीटेड, अनडिफीटेड का मतलब होता है अपराजित, अपराजित, राइट। और पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है मरीज। और डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है डिटरमाइंड, और डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति जो होता है। तो दृढ़ निश्चय वाला अगर कोई व्यक्ति होता है उसको हम डिटरमाइंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो परफेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता वो अजय है। यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। अल्टरनेट एक्सप्रेशंस, व्हाट इज द अल्टरनेट एक्सप्रेशंस टू द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का जो होगा वो सही वर्ड क्या होने वाला है इसके बारे में हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। सुरभि सेड टू अनु, माय मदर इज नॉट वेल so I would not be able to come for the dance practice today, so इसलिए मैं नहीं आ सकती। सुरभि told अनु, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे दैट लग जाएगा। हर मदर वॉज नॉट, ये इज ये प्रेजेंट में दिया हुआ है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा। हर मदर वॉज नॉट वेल सो शी वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर द डांस प्रैक्टिस, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यही करेक्ट ऑप्शन है, राइट। यही करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन इनडायरेक्ट स्पीच का। आगे हम चलते हैं 28 से 30 तक के क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उसको केयरफुली हमें बताना है कि क्या होगा। ये एक पैसेज दिया हुआ है कि इट वॉज द हाइट ऑफ द समर एंड द स्कूल अनिल वॉज टू ज्वाइन हैड नॉट येट ओपन्ड हैविंग येट नो फ्रेंड्स इन देहरादून इन द फुट हिल्स ही wandered about good deals by himself into the hills and forest that stretched away on all side of town. What is the Anil doing in summer? अनिल समर में क्या कर रहा है? तो आप कह सकते हो कि जो अनिल है वो समर में वॉन्डरिंग, घूम रहा है। वॉन्डरिंग मतलब विचरण करना। अनिल हैड टू कम देहरादून टू ज्वाइन अ, किस चीज को ज्वाइन करने के लिए, स्कूल को ज्वाइन करने के लिए आया। देहरादून सिचुएटेड नियर, देहरादून है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो आप कह सकते हो हिल्स में, पहाड़ों में स्थित है। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको ध्यान से 31 से लेकर के 65 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 31 के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड रूप में हमें लिखना है। देखिए स्टैंडर्ड रूप में लिखने का मतलब होता है 2 के बाद तो पॉइंट आ जाएगा, इनमें कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अभी इन दोनों ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे 10 टू द पावर जिसमें आपको दिया हुआ है माइनस 10 टू द पावर 4 जिसमें दिया हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों 10 टू द पावर 4 करेक्ट ऑप्शन है? देखिए अगर ये 2 5 4 5 0 लिखा हुआ है, अगर आपको पॉइंट यहाँ पे लगाना है 1 2 3 4 तो 10 टू द पावर 4 लिखना पड़ेगा। इंटू 10 टू द पावर 4 लिखेंगे तो ही ये जो जाकर के कैंसिल आउट होके बनेगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे
पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल आउट करेंगे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये ऐसा लिखेंगे 2.5450 इंटू 10⁴। आगे चलते हैं 32 वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। देखिए ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना है, राइट। तो 15 का 4 गुना क्या होगा, 60 होगा। 15 का 4 गुना क्या होगा, 60 होगा, राइट। चीजें बहुत सिंपल है, राइट। ये 12 4 जा 48 है, तो यहाँ भी 15 4 जा, देखिए ये एक तरफ लिख लो डेज, राइट, और ये है 12 इंटू 10⁸, आप ऐसा समझो पॉइंट लगा हुआ। अब यहाँ पे हमें दिन फाइंड आउट करना है कि कितना है, कितने दिन में, 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, राइट। ये इसमें देखना है आपको, यानी कि 4 गुना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, इसमें 4 गुना हो रहा है ना। तो आप इजीली समझ सकते हो कि ये इसका 4 गुना है, और 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। संख्या x का घन, मतलब x का जो क्यूब है, संख्या x के 9 गुने के बराबर है, मतलब x का जो 9x है उसके बराबर है, और x की वैल्यू 0 नहीं है और ना ही -3 है। तो इसका मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। देखिए अगर मैं ऐसा कर दूं x⁴ माइनस 9x इक्वल टू 0, और यहां से मैं x को कॉमन लेकर के x² माइनस 9 रख दूं इक्वल टू 0, और x ये a² माइनस b², यानी कि x प्लस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे एक्चुअल में कर क्या रहा हूं मैं, x² माइनस 9 को x² माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0, राइट। तो x की वैल्यू तो 0 तो है नहीं, x इज नॉट इक्वल टू 0 पहले दे दिया है, तो 0 तो होगा नहीं, पहली बात। x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखूंगा, यानी कि x इक्वल टू -3, ये भी नहीं होगा, वैल्यू -3 नहीं होगा। अब हमें ये बचा x इक्वल टू 3, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि देखिए x की 3 वैल्यू निकल रही है, एक तो x इक्वल टू 0 निकल रहा है, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मना कर दिया है। दूसरी x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 होगी, ये भी नहीं होगा। तो अब हम x प्लस 3 को लेंगे और इक्वल टू 0 में रखेंगे। x प्लस 3 को अगर हमने करके देखा तो 0 आ गया, x माइनस 3 को करके देखेंगे तो 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5⁻⁻1 है, यानी कि 1/5 माइनस 1/6, राइट, और यहाँ पे ये हो गया -1, राइट। फिर अगर माइनस लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, राइट, फिर ये हो गया -1, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि 1/5 माइनस 1/6 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/30। 1/30 की जो पावर है वो -1 हो जाएगी, फिर माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा, एलसीएम 4 3 12, राइट। तो इसको हम कर सकते हैं 1/12 जो है इसकी पावर -1 हो जाएगी, राइट। तो 30 की पावर -1 हो जाएगी, 30 की पावर इसको ऊपर करेंगे तो -1, और फिर इसके ऊपर भी -1, फिर माइनस 12 टू दी पावर -1, और ये फिर -1, राइट। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 में हो जाएगा 18, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 18, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी, समझ रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं। एक कैंप जिसमें 80 लोग रहने वाले हैं और उनके पास 70 दिनों का खाना है, और 10 दिनों बाद कितने व्यक्ति चले जाएंगे तो शेष खाना 100 दिन 80 दिन तक चल जाएगा। एक कैंप में 80 व्यक्ति रहते हैं और 80 व्यक्तियों के पास 70 दिनों का खाना है।
80 व्यक्तियों के पास में 70 दिनों का खाना है, यानी कि टोटल खाना 80 इंटू 70 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इतना खाना है टोटल, आप मान के चलो इतने यूनिट खाना है। 80 व्यक्ति का खाना 70 दिनों तक है, तो मैं मान के चलता हूं कि इतने यूनिट खाना है। 10 दिन बाद कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाएं कि खाना 80 दिन और चल जाए, राइट। अगर खाने को 80 दिन चलाना है, अगर खाने को 80 दिन चलाना है, राइट, तो अगर खाने को 80 दिन तक चलाना है तो आपको खाना कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कह सकते हो 64। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे डिफरेंस आप देख पाओगे कि 14 में से अगर हम 6 को माइनस कर देते हैं, 14 में से अगर हम 6 को माइनस कर देते हैं तो 8 आएगा, राइट। 14 में से अगर हम 6 को माइनस कर देते हैं, 14 में से अगर हम 6 को माइनस कर देते हैं, राइट, तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 800 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 800 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप समझना ध्यान से, टोटल हमें जो 70 दिनों का जो खाना है, तो आप कह सकते हो कि 80 व्यक्तियों के लिए 70 दिनों का खाना है, यानी कि 56 यूनिट खाना है। और आप चाहते हो कि 80 दिन तक चले, तो आपको इतना चाहिए। तो इसमें से अगर 80 दिन तक खाना आपको चलाना है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो संख्या है ना, वो आपको कम करनी पड़ेगी। और वो कितनी कम करनी पड़ेगी, वो आपको यहीं से चेकआउट करके अभी पता चल जाएगा कि कितनी कम करनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कि अगर 80 व्यक्तियों में से अगर हम 80 व्यक्तियों में से अगर हम यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 56 और 64 का, आप कह सकते हो कि 6400 मल्टीप्लाइड बाय 5600, तो ये 800 का डिफरेंस आ रहा है। और 800 के डिफरेंस के लिए मुझे कहीं ना कहीं, अगर यहाँ पे ये 80 व्यक्ति हैं, 80 व्यक्ति हैं, राइट, और इसी में ही मुझे चलाना है, इसी में मुझे चलाना है, तो 800 में मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं 60 कर दूं, यही इतने यूनिट ही चलाना है मुझे, इतने यूनिट चलाना है। तो यहाँ पे अगर मैं 60 कर दूं, 60 इंटू 80, राइट, और ये तो 48 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो 80 दिनों तक ही खाना चलना चाहिए। और 80 दिनों तक खाना चलाने का मतलब ये हुआ कि आपको 800 का और डिफरेंस चाहिए, 800 का डिफरेंस चाहिए, और इतने यूनिट खाना है। तो 800 को अगर आप 5600 को डिवाइड कर दो 800 से, तो 7, यानी कि 7 टूजा, इसको करेंगे अपन तो ऐसा होगा ये 80 इंटू 70, 80 इंटू 70 अपॉन 80 इंटू 70 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 10 का डिफरेंस है ना, इनमें डिफरेंस कितने का, 10 का डिफरेंस है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 60 और ये 70, राइट, 10 का डिफरेंस है यहाँ पे। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 20 आ रहा है यहाँ पे, तो गलत हो रहा है थोड़ा सा, 10। एक मिनट, इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं ये मान के चलता हूं कि 80 लोग, 80 पर्सन्स 70 डेज तक खाना खाते हैं, तो 1 यूनिट खाते हैं, राइट। और 80 पर्सन्स अगर 10 डेज तक खाते हैं, तो 1/70 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 1/7 यूनिट खाते हैं,
10 दिन तक खाते हैं 80 व्यक्ति तो, राइट। तो बचा हुआ खाना 10 दिन बाद अगर रहने वाले व्यक्ति चले जाए, 10 दिन बाद, वो 10 दिन बाद का मैंने नहीं निकाला था उसके अंदर, इसीलिए डिफरेंस आ रहा था वहां पे। 10 दिन बाद का डिफरेंस नहीं निकाला था, इसीलिए वहां पे डिफरेंस आ रहा था। अब 10 दिन बाद चले गए तो बचा कितना, 1 माइनस 1/7, यानी बचा उनके पास 6/7। 6/7 बचा। 70 दिनों में 1 यूनिट खाते हैं 80 लोग, तो 80 दिनों में कितना खाएंगे, 80 दिनों में 6/7 खाएंगे, राइट। तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 70 अपॉन डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 10 बार में कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 60%, राइट। और 80 में से अगर 60% को माइनस कर दिया जाए तो 20 व्यक्ति बचेंगे। कितने बचे, 20 व्यक्ति चले जाएंगे तो 80 दिन तक चल जाएगा, राइट। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, राइट। और पहले भी जिस तरीके से मैं कर रहा था, जिसमें कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 70 हो रहा था, राइट। और 10 दिन का जो हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, 10 दिन का, तो उसके बेसिस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 80 व्यक्ति रहने वाले हैं और 10 दिन का हमको देखना है कि कितना है उसमें, राइट। तो 10/70 हो जाए, 1/7, 1/7 में से फिर 10 चले गए तो 6/7 बचा, यानी कि 80/70/80 इंटू 6/7, तो 60 व्यक्ति ये आएंगे। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। x की वैल्यू दी हुई है 2/3 और y की वैल्यू दी हुई है 3/2, तो x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू चेक करनी है तो 2/3 प्लस 3/2 कर लो, यानी कि इसका हो जाएगा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, यानी कि ये हो जाएगा 13/6, राइट। अब इसी तरीके से माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 2/3 माइनस 3/2, राइट। ये हो जाएगा 4 माइनस 9/6, ये हो जाएगा -5/6। अब इसी तरीके से हम देख लेंगे x प्लस वाई और फिर है x माइनस वाई, राइट, और इक्वल टू हो जाएगा 13/6 प्लस ये -5/6, तो ये हो जाएगा 13/6 और प्लस माइनस माइनस, राइट, इनटू यहाँ पे है आपका डिवाइड है, ये डिवाइड है, राइट, डिवाइड है ये, यहाँ पे इक्वल का साइन ना होकर के डिवाइड का साइन दिया हुआ है, ये डिवाइड है यहाँ पे, तो ये डिवाइड दिया हुआ है यहाँ पे, तो डिवाइड है तो ये 6/5 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, -13/5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो दोनों को निकाल करके x प्लस वाई और x माइनस वाई निकाल करके और डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं कि 4 क्रमागत गुणजों का योगफल आपको दिया, क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 और 7 का पूछा है, तो हो जाएगा 7x प्लस 1, फिर 7x प्लस 2, फिर 7x प्लस 3, ये 7, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई, इन सबको प्लस कर देते हैं जो कि 322 के बराबर होगा, तो हो जाएगा 7x प्लस, हो जाएगा 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14 प्लस 7x प्लस 21 इक्वल टू 322, 7 7 7 7, हो जाएगा 28x प्लस 7 14 और 21, ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 322, हो जाएगा 28x इक्वल टू 322 माइनस 42, तो हो जाएगा 28 इक्वल टू 280, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 280/28, 10 बार में कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू आ गई 10, राइट। और सबसे छोटे गुणज की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 7x, सबसे छोटा होगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 70। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 4
क्रमागत गुणज पूछे हैं ना, तो x, x+1, x+2, x+3, और 7 का पूछा है तो 7x, 7x+1, 7x+2 और 7x+3, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया कि x = 10 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में कि क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कि आपको दिया हुआ है 15xy माइनस का x - 3y माइनस का 3y और x - 3y, राइट। देखिए ये 15 दिया हुआ है, तो ये 15xy माइनस का 3y होगा और फिर x - 3y होगा, तो 15xy और ये माइनस का 3y, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15xy, और ये जो 3y है ना इसके साथ में रख लेते हैं, दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो 15xy माइनस का 3y हो जाएगा, ये और ये एक साथ, इन दोनों को कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया x - 3y, राइट। अब यहां से अगर हम 3 को कॉमन ले लें या 3y को कॉमन ले लेते हैं, अगर यहां से हम 3y को कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा यहाँ पे 3 × 5 = 15, 5x - 1, और ये हो जाएगा x - 3y। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, यहाँ पे x - 3y और 5x+1। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जितने भी टर्म्स है ना इनमें से ये कॉमन ले लो। सबसे पहले x - 3y, x - 3y कॉमन ले लिया, राइट। अब बचा क्या आपके पास बच गया ये 15xy माइनस का 3y। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3y कॉमन ले लो इनमें से, तो माइनस का 3y कॉमन ले लो, x - 3y ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 5x हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और 39th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सिंपल है, a² - b², इसका फॉर्मूला a² - b²। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + b और a - b होता है, तो 761 + 239, राइट। और इसी तरीके से ये है 761 - 239, राइट। 761 + 239 यानी कि ये हो गया 1000, और ये हो गया 761 - 239, ये हो जाएगा 522, ये हो जाएगा 522 और ये 1000, राइट। तो ये हो गया 5,22,000, राइट। तो ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। 40th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यदि किसी संख्या में x के 2 गुने में 27 जोड़ने के बाद, x के 2 गुने में 27 जोड़ने के बाद 13 और जोड़ दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। किसी संख्या x के 2 गुने में, राइट। x का 2 गुना यानी कि 2x होगा, x का 2 गुना यानी कि 2x होगा, और 2x में 27 को जोड़ने के बाद 13 और जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा। सो 2x, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 40 = 60, 2x = 60 - 40, सो 2x = 20, सो x की वैल्यू आ गई 20/2, कैंसिल आउट करेंगे 10 आंसर हो जाएगा। x = 10 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, x = 10 इज द राइट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्या इसका करेक्ट क्या आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। और यहां पे लिखा हुआ है a + 2b - c का होल स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर, a² - b, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो यहाँ पे a है, a का स्क्वायर यानी कि a² होगा, राइट, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 = 4, 4b²। यहाँ पे c है,
सी का माइनस सी है तो सी लग जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस 2ab, दोनों में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, 2ab यानी कि 2ab, ab इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 2 जा 4, 4ab हो जाएगा ये। और फिर 2bc, 2bc में c में माइनस लगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 2bc, b और c का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2bc यानी कि हो जाएगा 2 2 जा 4bc, 2ca, c में माइनस है और इसमें माइनस है तो इसमें भी माइनस आ जाएगा क्योंकि c में माइनस है, सो c में माइनस है ना इसके आगे, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, 2ca, c और a यानी कि 2ca। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4bc माइनस 2ca या ac, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं कि एक हॉल है जिसके डायमेंशंस हमें दिया हुआ है और फर्श को ढकने के लिए इतने कालीनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है ना हॉल का 30 इंटू 12, और जो फर्श को ढकने वाला जो दिया हुआ है 3 इंटू 2 है, इसको डिवाइड कर देंगे एग्जैक्टली आ जाएगा, तो 3 से ये 10 बार में, ये 6 बार में, तो 10 6 जा 60, 60 इज द राइट आंसर, राइट। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको ये दिया है ना, इसका एरिया निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है, और जो भी कालीन है जिसे ढकने वाले उसका एरिया निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, इजिली आंसर आ जाएगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 के बारे में। 42 तो हमने डिस्कस कर ली, 43 के बारे में बात करते हैं। धातु की एक बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो पाइप में धातु का आयतन कितना है। देखिए एक है ना, ये आपका बेलनाकार है और इसके बाहर ये है इस तरीके का, है ना, धातु से बनी हुई इस तरीके से पाइप है, उसकी बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और आंतरिक 2 है। बाहरी त्रिज्या को R1 मान लो और आंतरिक को R2 मान लो, तो बाहरी 3 दी हुई है और पाइप की लंबाई आपको दी हुई है 70 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, तो अगर आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अगर आपको अंदर वाली चीजों का निकालना है तो बाहर में से इंटर को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि R1 माइनस R2 करना पड़ेगा, तो पाई हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये देखिए पाई यहाँ पे हो गया R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 70 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पाई दिया हुआ है और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस 4 इंटू 70, राइट। 9 माइनस 4 का मतलब हो गया 5, यानी कि पाई इंटू 5 इंटू 70, तो आप कह सकते हो 370 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। 350 पाई जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कि माना मूल त्रिभुज का आधार x और यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई को दोगुना कर दिया तो उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज से कितना होगा। देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। आधार तथा ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दे, दोनों को दोगुना कर दो, दोनों को अगर दोगुना कर भी दोगे तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, राइट। अगर आधार और उसको दोनों को आप दोगुना कर दे रहे हो, यानी कि आपके अकॉर्डिंग 1/2 इंटू 2b इंटू 2h कर दे रहे हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हो जाता है 4bh/2, 2 2 जा 4, 2bh कर देते हो, और पहले आपका था bh/2 और आपका, और देखो bh/2 था ना, राइट, bh/2 से कितना है, क्या हो गया ये, तो 4 गुना ज्यादा हो गया, मतलब 4 गुना ज्यादा है। अगर आप इसको कैंसिल आउट नहीं करोगे तो मैं ये कह सकता हूं
कि आपका जो अगर जो मूल रूप में अगर है, मूल रूप में तो 1/2 बेस इंटू वाइट होता है, इसको सॉल्व करोगे तो BH/2 हो जाएगा, राइट, बेसिक इसका। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं कह सकता हूँ 2 2 4 हो गया, 4 इंटू BH/2 हो गया। BH/2 क्या है, इसका बेसिक है, इससे कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना इज राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे 2 बेलन दिए हुए हैं और दोनों ही जो बेलन दिया हुआ उनका त्रिज्या 1:2 का अनुपात है, उनकी हाइट का अनुपात 1:2 है, तो उनके वॉल्यूम का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उनका रेडियस 1 और 3 का दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम उसके रेडियस को ये मान के चलते हैं कि एक में x है, एक में x है और एक में x है, उनका जो रेडियस है उसका x और 3x, और उनकी हाइट है, हाइट को हम मान लेते हैं y और 2y, राइट। और उनका रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो सबसे पहले तो πr²h, रेडियस का अनुपात हमें दिया हुआ है सबसे पहली चीज, तो हम x इंटू वाई कर देंगे और अपॉन पाई, राइट, r²h, ये इसका हाइट का अनुपात है, राइट। तो इसके रेशियो में हम अब ये देखेंगे कि 1:3 दिया हुआ। पहली बात तो पाई से पाई आपका डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप कह सकते हो कि उनका वॉल्यूम का अगर रेशियो में फाइंड आउट करना है और मुझे हाइट का मैंने y मान लिया और रेडियस को मैंने x मान लिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई x²y, फिर अपॉन, फिर पाई हो जाएगा ये हो जाएगा 3x², क्योंकि इसका रेशियो का अनुपात 3 दिया हुआ है, फिर हाइट का उसमें दिया हुआ है 2, तो इंटू 2y हो जाएगा। तो y से तो y कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, राइट। और ये 3x² है यानी कि 9x² हो जाएगा, 9x² से ये हो जाएगा x² अपॉन 9x², तो x² से x² कैंसिल आउट है, यानी कि 1:9 और 18 होगा। ये 1 क्या हो जाएगा, ये 2 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 18 हो जाएगा, तो ये 18 होगा, राइट, 9 2 18 होगा, तो 1:18 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी, देखिए माइनस का जो नंबर होता है ना सबसे छोटा होता है, और नीचे के सारे नंबर क्या हैं, नीचे के सारे नंबर सेम है, तो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा आपका -5/7। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में कि कौन सा सही है। भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं परंतु पूर्णांक नहीं होती हैं। ये तो ऐसा नहीं है, जो परिमेय होगी वो इंटीजर भी होगी, इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, जो पूर्णांक नहीं होगी, सॉरी, पूर्णांक में क्या होता है प्लस माइनस के नंबर आते हैं, राइट, और ये नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, यही सही है। भिन्न और पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्याएं होती हैं, नहीं, गलत। न तो भिन्न न ही पूर्णांक, ये भी गलत। न परिमेय संख्या होती परंतु भिन्न नहीं होती, ये गलत है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 48 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 8 3 24 और 7 3 21, ये 1 के बराबर है, कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 इसका सही आंसर आएगा 48 वाले का। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि किसी संख्या में से 3 घटाया जाता है, उसके अंतर में 4 का गुणा कर देते तो गुणनफल आता है, तो क्या होगा उसका इक्वेशन। माना कि वो संख्या x है, उसमें से 3 को घटा दिया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर 20 आ गया। उसके अंतर में से 3 को घटा के 4 को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4x। ये इसको डिवाइड कर दो इधर, x - 3 = 5, x - 3 = 5,
राइट। तो आप इसको कह सकते हो कि 4x माइनस थ्री इक्वल टू 20, 4x माइनस थ्री इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि 50th नंबर का क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज में तीनों कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने के बराबर है, तो चौथे कोण की माप क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 होता है ना, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तीन कोणों का योगफल इसके चौथे कोण के दोगुने से बराबर है। तीन चौथे कोण के दोगुने से बराबर है, राइट। तो एक को हम x मान लेते हैं, तीन कोणों का x, और एक का दोगुने से बराबर है, तो इसका 3x 60 मान लेते हैं, इसके दोगुने से बराबर तीन के। तो अब ये 3x इक्वल टू हो गया 360, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 अपॉन 3, तो ये 12 हो गया, 120 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई 120, तो x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में, जो कि एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 4 होने वाला हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 4 इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4, और 2 2 ज़ा 4, तो 2x का 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x, और फिर ये माइनस 2, राइट। और इक्वल टू फिर ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x में से 2x को माइनस कर देते हो अगर आप, तो माइनस का 2x होगा, 4 और ये 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 4 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3। अब यहाँ पे अगर हम माइनस रख देते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, राइट। माइनस का 2, यहाँ पे अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 4, राइट। तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब हम कर देंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो ये 3x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, राइट। और ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरफ कर देते हैं, तो 2x माइनस 4। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x को इस तरफ ला लेते हैं, यह माइनस का 3x और माइनस 3 है, इक्वल टू 2x माइनस 4। 2x को इस तरफ लाओ, माइनस का 3x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, और ये प्लस का 3, जब 3 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 5x इक्वल टू माइनस 1। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5, राइट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा माइनस का 6x। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, चूंकि 2 चाहिए हमें, तो ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 2x माइनस 3 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन में माइनस 3 है, यहाँ पे क्या है माइनस 3 है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है टाइपिंग के टाइम पे। तो ये हो जाएगा
आपका सबसे पहले तो ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2, राइट, ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3। सबसे पहले अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 4x माइनस और माइनस प्लस का 2 होगा अपॉन 4 हो जाएगा, राइट, अपॉन 4 होगा ये, इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3। 4x में से 2x को माइनस कर देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 होगा अपॉन 4, इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3। 3 का इसमें मल्टीप्लीकेशन, 4 का इसमें, 3 का इसमें कर देंगे तो माइनस का 6x और माइनस का 3 इक्वल टू 4x माइनस 8, राइट, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये 4x इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 8 और प्लस का 3, राइट, तो ये माइनस का 10x होगा इक्वल टू माइनस का 5 होगा, राइट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 5 अपॉन 10 माइनस का, यानी कि 1 अपॉन 2 जो है वो x की वैल्यू इज करेक्ट ऑप्शन, राइट, तो 1 अपॉन जो 2 है वो इसका सही ऑप्शन होगा 51 वाले का। देखिए एक एक क्वेश्चंस को इसीलिए मैं एक्सप्लेन करके चीजों को समझा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ, राइट। एक चतुर्भुज है ABCD में, राइट, ये चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बना हुआ, साइड डायग्राम्स यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको बना देता हूँ ABCD, राइट, तो ये हो गया आपका ABC एंड D, तो ये 6 है और ये 10 है, क्या है, एक में 6 है और एक में आपका 10 दिया हुआ है, राइट। AB और CD दोनों के अपोजिट इसकी साइड्स हैं। A और D का जो एंगल है 180 है, तो ये कौन सा होगा, आप कह सकते हो A प्लस D और 1 है तो ये समलंब होगा, कौन सा होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, राइट। चलिए अब हम 52 के बाद 53 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक पासा उछाला गया और पासे में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। टोटल नंबर अगर मैं बताऊं 6 होते हैं पासे में, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। कुल संख्या तो सबसे बड़ी विषम आने की संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, 5 है, तो 5 सबसे बड़ी विषम संख्या है, क्या है, 5 है। और पूछा है एक से बड़ी विषम आने की, तो एक से बड़ा क्या है, 3 है और 5 है, 2 विषम संख्याएं हैं। टोटल यहाँ पे एक से बड़ी जो विषम संख्या है, विषम संख्याओं का मतलब होता है ओड नंबर्स, वो 2 है हमारे पास में, कौन कौन सी, 3 और 5 है, 2 नंबर ऐसे हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो 2, टोटल नंबर को हमेशा नीचे रखते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि एक वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, मतलब कि डिबेट कंपटीशन हो रहा है। में भाग लेने वाले 15 स्टूडेंट्स में से 5 लड़कियां हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, राइट, टोटल कितने हैं, 15 हैं, और उसमें से 5 लड़कियां हैं। जीतने वाले विद्यार्थी के एक लड़के होने की क्या प्रायिकता है। देखिए कुल तो 15 विद्यार्थियों में से 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, लड़के वहां पे कितने हैं, अगर 5 लड़कियां हैं 15 में से, तो लड़के कितने होंगे, 15 माइनस 5 यानी कि 10 लड़के होंगे। तो जीतने वाले विद्यार्थी में एक लड़के होने की प्रायिकता क्या होगा, टोटल लड़के हैं 10 और टोटल लड़के हैं 10 में से 15, राइट, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो लड़के के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2/3, तो 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 10 रखेंगे क्योंकि 10 लड़के हैं टोटल जिनकी प्रोबेबिलिटी है एक लड़की के जीतने की, अपॉन 15 यानी कि टोटल नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर 300 व्यक्ति हैं। सर्वे में पाया गया है कि 30 व्यक्ति से ज्यादा अधिक क्रिकेट खेलते हैं एक वृत्त क्षेत्र में। इस वर्ग का त्रिज्य कोण का कितना होगा? त्रिज्य कोण कितना होगा? देखिए टोटल है आपके पास में 300, लेकिन इसमें से खेलते कितने हैं? 30 लोग। इसका जो एंगल होता है वो 360 होता है। थीटा अपॉन टू कुल संख्या इंटू 360। तो 0 से ये दोनों 0 हमारे कैंसिल आउट होगा। 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। 36 में कितना होगा? 36। त्रिज्य खंड कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं। दो वर्ग हैं 16 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर के। उनको एक साथ रखने पर एक नई आकृति बन जाती है। मतलब कि अगर 16 वर्ग सेंटीमीटर का होगा, इसका मतलब क्या होगा? उसकी जो साइड होगी वो 4-4 की होगी, राइट। 4-4 की उसकी साइड बनी होगी ऑलरेडी। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसी से बिल्कुल चिपक करके एक और जो है उसको हम बना रहे हैं। एक और जो वर्ग है उसको हम बना रहे हैं और जिसका 36 है। तो 4 ये होगा, तो 4 के आगे मैं 2 और बना देता हूं, राइट। ये होगा, यानी कि अगला जो वर्ग बन रहा होगा वो कुछ इस तरीके का वर्ग बन रहा होगा, जिसमें कि ये 6 होगा, ये 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो इतना 4 है तो ये वाला 2 होगा, राइट। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक नई आकृति बन रही। तो इसका हमें परिमाप फाइंड आउट करना है कि इसका एग्जैक्ट परिमाप क्या होगा। देखिए सबसे पहला बहुत सिंपल है। अगर आप इसके परिमाप के बारे में बात करते हैं ना, तो चीजों को आप इजीली समझ पाएंगे। पहली बात तो ये एक पूरी आपकी लाइन हो गई। यहां से मैं जोड़ना चालू करूं तो 4 + 6, ये दोनों को प्लस किया, फिर इसको प्लस करूंगा +6, फिर इसको प्लस करूंगा +6, फिर इस 2 को प्लस करूंगा +2, फिर इसको 4 को प्लस करूंगा +4, फिर इस 4 को करूंगा +4। अब इसको प्लस कर लो, कितना होगा? 4 और 6 10, 10 और 6 16, प्लस 6 और 4 10, 10 और ये 6 16, 16 और 16 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। इसका जो परिमाप होगा, इस आकृति का परिमाप होगा 32 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। यही हमें बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं। परिमाप मतलब उसका जो पेरीमीटर है वो हमसे पूछा गया। 269 में क्या जोड़ दिया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए? 269 में देखिए, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से स्क्वायर्स याद है तो देखिए 16 का जो स्क्वायर होता है ना, 16 का स्क्वायर होता है 256, और यहीं 17 के अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289। यानी कि इन दोनों के बीच में ही वो नंबर है, राइट। 269, राइट, इन दोनों के बीच में नंबर है। 256 से ज्यादा, यानी कि अगला जो स्क्वायर होगा वो 17 का होगा, जिसमें 289 चाहिए। तो 289 से ये नंबर कितना कम है? सो 289 में से अब हम माइनस कर देंगे 269 को, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 20 का आएगा। मतलब अगर इसमें 20 और प्लस कर दिया जाए, 269 में अगर 20 को और प्लस कर दिया जाएगा तो 289 होगा, और ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, एक कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि धातु के 3 ठोस घनों जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तीनों को पिघलाकर एक नई भुजा बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए घन का जो आयतन होता है वो होता है a³। घन का आयतन कितना होता है? वो होता है a³। और यहाँ पे 3 अलग अलग हैं। सबसे पहले तो इनको गला करके बनाया गया, यानी कि उसका होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो इन तीनों को हम अगर 3 ठोस के अलग, जिनकी भुजाएं अलग अलग है, ये एक घन है, ये एक घन है, ये घन है, तीनों को पिघला करके बनाया जा रहा है। तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और इसका 10 का होता है 1000। इन सबको प्लस कर देंगे तो 1728, और 1728 किसका घन होता है? ये होता है 12 का, राइट, a³। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो √1728 का क्यूब, राइट। तो इसका अगर आप फैक्टर फाइंड आउट करोगे
तो ये हो जाएगा 12 × 12 × 12, राइट। 12 × 12 × 12 करेंगे तो 1728 होगा, राइट। और नहीं तो इसको अगर करोगे 2 × 2 × 3, राइट, 4 3 12, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, तो इस तरीके से 12 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। आप ऐसा आपको पता होना चाहिए कि इसका क्यूब रूट क्या होता है, राइट। तो इस तरीके से आप इस आंसर्स को सॉल्व आउट कर सकते हो। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 59th वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो पहली बात तो यह है कि 9 का जो वर्ग होगा वो 81 होगा, 10 का जो वर्ग होगा वो 100 होगा, और इनको वर्गों के योगफल को जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए, राइट। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो 189 और इनके योग अगर देख लूं तो 181 हो जाएगा। इनको अगर मैं इनका योग अगर फाइंड आउट कर लूं तो 100 + 81 यानी कि 181 होगा, राइट। और 181 किसके बीच में आएगा? सबसे पहले तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये 196 से अगर आप देखोगे 196 में 15 प्लस करना पड़ेगा। देखिए 160 दो चीजें हैं, या तो जोड़ने या घटाने का पूछा है तो 181 को अगर 196 में कन्वर्ट करना है, 196 में से अगर 181 को हम माइनस करेंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 15 का है, राइट। लेकिन अगर वही 181 में से अगर 169 को अगर हम माइनस करते हैं तो 12 होगा। ये सबसे छोटी है, राइट, छोटी। अगर हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है 181 को तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, इस संख्या में कुछ जोड़ दो या घटा दो। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो मुझे 12 घटाना पड़ेगा, तो ये 169 हो जाएगा। अगर इसमें कुछ जोड़ना है तो मुझे 15 प्लस करना पड़ेगा, तो ये 196 होगा, इस वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें से मैं घटा देता हूं तो मुझे कम घटाना पड़ रहा है, 12 ही घटाना पड़ रहा है, राइट। तो कितना घटाना पड़ेगा? 12 घटाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स इजीली मिलेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, राइट। अब इसका हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसका हमें फाइंड आउट करना है क्यूब, राइट। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। 625 का अंडर रूट क्या होता है? 25, और 25 का क्यूब मतलब समझ रहे हो? 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, राइट। तो 625 मल्टीप्लाइड बाय 25 में 625 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 156 और 25, तो 156 25 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करते हैं। 5 व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए 28 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो टोटल अगर मैं कार्य की बात करूं तो 5 × 21 होगा कुल जो कार्य होगा इतना होगा। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? 7 दिनों में हम पूरा करना चाहते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लो कितने लोग चाहिए हमें चाहिए 20 लोग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल काम को 7 दिन में खत्म करना है, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मनु एक प्रेशर कुकर अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग के मूल्य पर खरीदता है और उसे 8% अधिक पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये चीज आपको फाइंड आउट करके बतानी है। हमने मान लिया कि जो उसका अंकित मूल्य है वो x है। कौन सा मूल्य?
अंकित मूल्य उस प्रेशर कुकर का x है और क्रय मूल्य उसका कितना है, वो विक्रय मूल्य के इतने भागे पर खरीदता है, 9/10वें भाग पर खरीदता है। मतलब कि अगर वो चीज 100 रुपए की है तो वो 9 रुपए में 10 रुपए की है तो 9 रुपए में खरीदता है, राइट। अगर वो कोई भी व्यक्ति क्रय मूल्य कितना है उसका 9x/10 इस भाग पे खरीदता है, राइट, और बेचता कितने पे 8% अधिक पे बेचता है। विक्रय कितने पे करता है, विक्रय करता है वो 100 अगर कोई चीज है तो x का मैं ये मान के चलूं कि 8% अधिक पर बेचता है, यानी कि 100 + 8/100, राइट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 108/100x इतने पे वो बेचता है। तो उसको लाभ कितने का हुआ, लाभ परसेंट कितने का हुआ, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी कि सबसे पहले तो उसको लाभ कितने का हुआ। देखिए, अगर आपको लाभ सबसे पहले फाइंड आउट करना है ना, खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो उसको लाभ कितने का हुआ। लाभ के लिए जितने में बेचा 108/100 ये x, राइट, माइनस 9x/100, राइट। यहाँ पे 9x/10 है, इसका एलसीएम सेम में हुआ तभी हम इस क्वेश्चन को माइनस कर पाएंगे, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 108x - 90x/100, राइट। तो इसमें से अगर 90 को अगर हम माइनस कर देते, 108 में से अगर 90 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 118 होगा, राइट। 18/100x, राइट, 18/100x हो गया, राइट। ये तो लाभ हो गया उसको। अब लाभ परसेंट फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है, लाभ परसेंट फाइंड आउट करना है। तो पहली बात तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट आपको दिखना होगा। प्रॉफिट आपका कितना है 18x/100 और किस पे प्रॉफिट है, इस क्रय मूल्य पर 9x/10 इंटू 100, राइट, 9x/10 इंटू 100। तो अब इस चीज को हमें सॉल्व करनी है, फिर हमें देखना है कि कितना परसेंट इसका आंसर आ रहा है, राइट। चीजें बहुत सिंपल है, 9 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और ये जो चीज है ना, अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 20% हो जाएगा। परसेंट को चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 100, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये हो गया 20%, राइट। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन, सबसे पहले तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया, लाभ आ गया। लाभ परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, यह आ गया आपका। ये 62 वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। 63rd वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 में खरीदे जिसमें जीएसटी भी शामिल है और जूतों का विक्रय मूल्य इतना है, तो जीएसटी की दर कितना होगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस उस जूते की आपको पता है, राइट। कितना है कॉस्ट प्राइस 1344, राइट, 1344 दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जीएसटी की दर, जो जीएसटी है वो अगर मैं x% मान लेता हूं, तो सबसे पहली बात कि विक्रय मूल्य उसका 1200 है, 1200 में तो बेच रहा है वो, राइट। प्लस इस 1200 का x% वो क्या है 1344, राइट। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज को हम देखने वाले हैं। ये 1200 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1200 ऑलरेडी अगर दिया हुआ है तो इन दोनों में से मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1200 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाय x/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन दोनों ही क्वेश्चंस में से अगर मैं 1200 को कॉमन ले लूंगा, 1200 को कॉमन ले लूंगा तो ये 1 प्लस
1 प्लस एक्स अपॉन 100 राइट इक्वल टू 1344 होगा। तो ये जो 1344 है ना, ये 1200 इसके नीचे में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 1200 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1344 अपॉन 1200 राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 101 और x 100x अपॉन 100 इक्वल टू 1344 अपॉन 1200 राइट। तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 1344 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1200 ऑलरेडी दिया हुआ है इंटू ये 100 हमारा नीचे आ जाएगा राइट, इंटू 100 राइट। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट राइट। और 1344 को अगर हम 1200 से डिवाइड कर दें, 1200 को अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस एक्स होगा ना, 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 100 प्लस एक्स होगा। तो 100 प्लस एक्स, यहाँ पे हमने कर दी मिस्टेक राइट। ये मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक राइट। यहाँ से मैं फिर से सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए आपके पास इक्वेशन है 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस, आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स अपॉन 100 राइट इक्वल टू 1344 अपॉन 1200। तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1344 अपॉन 1200। अब ये हो गया 100 प्लस एक्स इक्वल टू 1344 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1200। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया राइट। अब इस 12 से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 12 बन जा 12 हो जाएगा, फिर 12 बन जा 12 राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 1 और 2 राइट। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 माइनस 100। तो x की वैल्यू आ गई 12 राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो जीएसटी की दर कितनी है? 12% है। कितनी है? 12%। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन जिसको सॉल्व किया हमने। आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, यानी कि अब वो कितनी हो गई है 110%, और फिर 20% कम हुई। तो इसका 20% कम हुई 110 का, तो कुल कितनी कमी हुई ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 110 का 20% अगर कम हो भी गई है तो कितना कम हुई है? ये पहली बात तो 22 कम हुई है राइट। तो कुल कितनी कमी हुई है यहाँ पे देखिए 110 में अगर हम 22 को माइनस कर देते हैं, 110 में अगर पहले 110 थी अब कितनी हो गई 22 माइनस हो गई है राइट। 122 माइनस हो गई है। पहले 110 बड़ी थी तो 110 हो गई राइट। अब कितनी हो गई है 22, 122 हो गई, 122% हो गई है राइट। इस पे घटी तो 100। अब इसमें डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस कितने का आया? इसमें माइनस कर दो 12% का डिफरेंस आया। टोटल परसेंट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मतलब पहले 10% बढ़ी तो 110% हो गया। इस पे 20% की कमी हुई तो 110 पे अगर हम 20% की कमी कर देते हैं यानी कि कितना हो जाएगा ये 22% राइट। तो 22% की अगर हम कमी भी कर देते हैं, 22% की बड़ी फिर कम हुई, 22% अगर किसी चीज में हम कम कर देते हैं तो 122 कर देता हूँ 100 में अगर वो करते हैं। तो अगर हम 122 कर देते हैं यहाँ पे अगर हम 110 माइनस 22 कर देते तो 88 हो जाएगा। 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें अगर माइनस कर देते हैं 22% तो 88% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा। तो कितने परसेंट की कमी हुई है?
तो आप कह सकते हो कि 100% अगर हमने मानी है और 88% अगर हो गई है तो ये 12% की कमी है सीधे सीधे। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि 12% की कमी है, 12% की कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो देखो 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% हो गया। वो संख्या हमने मानी थी लेट कि वो संख्या 100% है। फिर इसमें 20% की कमी की जाती है। अगर 120 का अगर 20% निकालोगे, 120 का अगर 20% अगर आप निकालते हो तो 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24%। तो अगर इसमें 24% की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96% हो जाएगा। यानी कि पहले जब आपने बढ़ाया तो 120% हो गया, राइट, और फिर आपने जब कमी की तो 96% कर दिया, 96 और था आपका 100, तो कितने परसेंट की कमी होगी? 4% की कमी। आपने 100 था, 100 को पहले 20% बढ़ा दिया 120, और इस पे आपने फिर 20% की कमी की, 120 पे कमी की, तो 96 हो गया। और ये कितना डिफरेंस आया इनके बीच में? 4% का डिफरेंस आया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि 4% की क्या हो रही है? 4% की कमी हो रही है। तो इस तरीके से हमने मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमारी बारी है साइंस के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की, और बहुत आसानी से हम साइंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। बस आप देखते जाइएगा कि किस तरीके से हम साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण पीट कर पतली शीटों में परिवर्तित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, एक होता है ना आघात वर्धन। आघात वर्धनी का मतलब होता है पीट पीट के पतला करते हैं उसको, और ये गुण है जिसमें पतली शीटों में परिवर्तित किया जाता है। सोने चांदी में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता होती है। आघात करके उसको हम पतला करते हैं, मार मार के पतला कर देते हैं, तो ये आघात वर्धनीयता होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी बिल्कुल जीवाश्म ईंधन नहीं है। अच्छा, जो कोक है वो एक तरीके का जीवाश्म ईंधन है। लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी के नीचे जो पेड़ दब जाते हैं, जीव जंतु जो दबते हैं, उनके दाब के कारण सतह के अंदर जो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन लकड़ी जो है वो जीवाश्म ईंधन की कैटेगरी में नहीं आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेयान को प्राप्त किया जाता है। रेयान को प्राप्त किया जाता है। रेयान को किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप कह सकते हो कि सेल्यूलोज जो होता है ना, उस रेयान को किससे प्राप्त किया जाता है पता है? सेल्यूलेज से जो बनने हो ना उसको उसमें कागज या लुगदी इनमें बनाने के लिए यूज किया जाती है। कास्ट जो होता है ना, लुगदी जो होती है, उससे बनाने में से प्राप्त किया जाता है रेयान को। जब किसी कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक वायु में रखा रहने दिया जाता है, तब उस पर सतह पर एक हल्की सी परत जम जाती है, और ये हल्की सी परत एक मिश्रण होता है जिसमें होते हैं कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फेट, या फिर कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, या फिर कॉपर सल्फेट। देखिए, ये हमारा जो Cu होता है ना, कॉपर होता है, इसको अगर आप इसमें रखोगे H2O में, और प्लस इसके साथ में लंबे समय तक हल्के करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस O2, और ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे इसकी 2 यूनिट कर दोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, राइट। OH कॉपर, ये हो जाएगा C कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड OH2, इसमें से निकलेगा कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये निकल जाएगा, राइट। तो ये होगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट। कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। देखिए, भूपर्पटी जो होती है इसमें अधिकतम प्रचुरता से पाए जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। क्योंकि आयतन के आधार पर अगर देखा जाए तो वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है,
और इसमें सर्वप्रथम जो इसकी खोज किसने करी थी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वीडन। और ये स्वीडन के स्वीडन के रहने वाले थे, इनका नाम था शीले या सीले नाम था इनका। और 1772 में ईस्वी पूर्व में करी थी इसकी खोज। मृत पौधे जो होते हैं धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हुआ, क्योंकि उच्च दाब और उच्च ताप पे ही ये धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें किण्वन की प्रक्रिया की खोज की गई, किसके द्वारा किण्वन की प्रक्रिया की? देखिए 1857 में एक साइंटिस्ट थे लुई पाश्चर, उन्होंने जो किण्वन की प्रक्रिया है उसको बताया कि ये एक एंजाइम होते हैं, उसमें जो आपके कार्बनिक मैटर होते हैं उनके एंजाइमों की उपस्थिति के कारण जो CO होता है, जो लैक्टिक अम्ल भी जिसको कहते हैं, वो कवक और जीवाणुओं में होता है। 1857 के अंदर लुईस पाश्चर ने ये बताया था। कौन सी जो अधातु है विद्युत की चालक है? अधातु है और विद्युत की चालक भी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ग्रेफाइट आप कहते हैं ना कि जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल के अंदर जो वाला जो पार्ट होता है वो ग्रेफाइट होता है। अगर आप किसी भी उसमें लगाओगे जैसे इलेक्ट्रिक चीजों में, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर करंट आपको लगेगा, राइट। ग्रेफाइट में ये पावर होती है, राइट। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी यूज करते हैं हम उसका। इसका यूज हम इलेक्ट्रोड को बनाने में भी करते हैं, इलेक्ट्रोड को बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। 74th जो क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? तो अमीबा प्रोटोजोआ पाया जाता है सूक्ष्म जीवों के अंदर। इसमें जगत प्रोटिस्टा का एक समूह होता है और एक कोशिकीय ये के अंदर ये आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकरण नहीं बढ़ाता है? मिट्टी की पुष्टिकरण को नहीं बढ़ाता है। जो परती जमीन होती है या खाद उर्वरक या फसलों का चक्रीकरण या जुताई, क्या होता है? देखिए जुताई एक ऐसी विधि होती है जिसमें मृदा को पलट दिया जाता है और मृदा में वायु का संचार बढ़ता है, मृदा में नमी बनी रहती है, लेकिन यह क्रिया उसके पोषक तत्वों को नहीं बढ़ाती। जो पोषक तत्व है ना उनको नहीं बढ़ाती है, तो जुताई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ का फसल है? देखिए खरीफ का जो फसल होता है इसकी शुरुआत जून जुलाई में होती है। अब जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, ज्यादा हमें आर्द्रता की जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे कि कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, उड़द, ये सारी चीजें। तो कपास हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, ये जो है ये खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल कहलाती है। ये क्या होती है? ये खरीफ की फसल इसको हम कहते हैं। इसी तरीके से कौन सा जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों को आपको बताना है कि जीवाणु के रोगों के द्वारा होती है। मानव में जो आप कह सकते हो कि टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, ये जो होता है ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। क्षय रोग, टाइफाइड, टीबी, ये चीजें। तो ये आपको समझ आ चुका है क्वेश्चन नंबर 77, राइट। और टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, राइट। इसके अलावा हैजा हो गया और निमोनिया हो गया जिसको हम कहते हैं ना डिप्लोकोकस, राइट, टाइफोजा, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करते हैं और जिसमें कि आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि डोली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और वो पहली स्तनीय प्राणी थी। देखो डोली नामक भेड़ का जो क्लोन का जो जन्म है ना वो स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। और यहाँ पे एक यान विल्मुट और उसके सहयोगियों की वजह से हुआ था, जिसको क्लोन करके बनाया गया था।
और यह विश्व के किसी क्लोन स्तनधारी जीव का प्रथम क्लोन था। तो अब क्या था, क्लोनिंग के माध्यम से पैदा किया गया था डोली भेड़ को। और बाह्य निषेचन अति सामान्य घटना है। बाहरी जो निषेचन की प्रक्रिया है वो बाहरी होता है, जैसे कि मेढक होते हैं ना, मेढक में, और जैसे कि जो शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइटा, कुछ कवक इसमें होता है, यानी कि टोड, मेढक, तारामीन, स्टारफिश इसमें होते हैं। जो स्टारफिश कवक है, घर्षण को बढ़ाया जाता है क्या करके, खुरदरा करके। खुरदरा तला लगाने से घर्षण का मान बढ़ जाता है, राइट। टारों पर ऊपरी खुरदरी तला लगाने से घर्षण को बढ़ाया जाता है, राइट। और अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ये लिखा है एंड्रेलिन का। एंड्रेलिन जो होता है वो वृद्धि के लिए, देखिए एंड्रेलिन जो होता है ना वो संकटकालीन, इसको हार्मोन हम कहते हैं। एंड्रेलिन को ये हम कहते हैं इसको संकटकालीन हार्मोन। और जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का जो सबसे ज्यादा काम होता है बी कोशिकाओं द्वारा होता है, बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है ये, राइट। और जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, इसको हम स्त्री हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन कहते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुष का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है, जो पुरुष होता है उसके विष्णु द्वारा स्रावित होता है, जो नर पुरुष होता है उसके द्वारा, राइट। टेस्टोस्टेरोन के कारण जो होता है वो होता है, ये टेस्टोस्टेरोन का पुरुष हार्मोन से रिलेटेड है, राइट। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही वीर्य निकलता है पुरुष का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 81। अब हम 82 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा एक संपर्क बल है। संपर्क बल एक तरीके का जिसमें घर्षण होता है, जो चिपक के बिल्कुल चलता है, वो संपर्क बल होता है। और घर्षण एक तरीके का संपर्क बल है। संपर्क में आई कोई दो चीजें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है, जैसे हम टायर में देखते हो ना, ये इस तरह से टायर घूमता है और हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, राइट। तो विपरीत दिशा में बल लगाता है, और ऐसे संपर्क बल को हम जिनके वस्तुओं के बीच में संपर्क की आवश्यकता नहीं होती उसे असंपर्क कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण में संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है ना, और ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में बात करें कि कौन सा दाब की इकाई नहीं है। देखिए अगर इसमें पूछा जाए ना कि कौन सा एक दाब की इकाई नहीं है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, या पास्कल होगा, या न्यूटन होगा, या डाइन होगा। देखिए अगर हम देखें कि न्यूटन मीटर दाब की इकाई नहीं, राइट। न्यूटन मीटर जो है वो दाब की इकाई नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दाब जो होता है ना, दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम कहते हैं बल, और एरिया को हम कहते हैं क्षेत्रफल, राइट। फोर्स को हम कहते हैं बल, और एरिया को हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। और आप कह सकते हो कि न्यूटन मीटर जो होता है दाब की इकाई, किसी भी ये सीजीएस इसका मात्रक होता है, सीजीएस इसका मात्रक होता है। और जो दाब का जो मात्रक होता है ना वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये है इसका कंप्लीट सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यदि हम निम्नलिखित ईंधनों की समान मात्रा में पूर्णतः दोहन करें तो किसके दहन से हमें अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी। देखिए पेट्रोल दिया हुआ, एलपीजी दिया हुआ, डीजल दिया हुआ, या सीएनजी दिया हुआ। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा एलपीजी से, मतलब जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उससे सबसे ज्यादा हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि एलपीजी में मैं आपको बताऊं कि एलपीजी में होता है हमें 55,000, राइट। और सीएनजी में हमें मिलता है 50,000, राइट। और पेट्रोल में हमें मिलता है 45, और डीजल में हमें कितना मिलता है, डीजल में हमें मिलता है 45, राइट। पेट्रोल डीजल में लगभग सेम मिलता है, राइट। तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो हमें एलपीजी में मिलेगा,
यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों परितंत्रों के समस्त समूहों की सुरक्षा करते हैं जबकि वन्य जीव अभयारण्यों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वन्य जंतु हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, और जो राष्ट्रीय हमारे उद्यान होते हैं उनका जो समूह, उनके समूह जो होते हैं उसमें वन्य जीव को प्रमुखता से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें कि स्थानीय जो जातियां होती हैं उनका आयोजन करके जो जंतु जातियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें 86 वाले की, कि कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं, कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि सूत्रकर्णिका को हम कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं, यानी कि पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं पावर हाउस, इसको कहा जाता है पावर हाउस। किसको? सूत्रकर्णिका को, जिसको माइट्रोकाइंड्रिया भी हम लोग बोलते हैं, माइट्रोकाइंड्रिया, माइट्रोकाइंड्रिया, राइट। और इसमें जो होता है कह सकते हो कि एडिनोसिन ट्रांसपोर्ट इसी में ही होता है। इसी तरीके से कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? सीएनजी। सीएनजी प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत कम मात्रा में उत्सर्जन होता है। सीएनजी के अंदर बहुत कम से कम मात्रा में इसका उत्सर्जन होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसकी जो झिल्ली होती है उसके चारों ओर एक जो मृत सेलुलस का एक आवरण बना होता है जो उसको ढक करके रखता है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये जो पादप कोशिका होती हैं उनका जो आकार बिल्कुल उसको प्रदान करती है जिसमें वो अनुपस्थित होती है, राइट। तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो आप कह सकते हो कि भूकंप की जो शक्ति होती है उसको हम रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त करने का काम करते हैं। और रिएक्टर जो पैमाना होता है इसमें छोटे छोटे आयाम के रेशियोज रहते हैं और उसके थ्रू जो भूकंप मापने वाला जो रहता है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। कभी कभी पेपर में भी आ सकता है कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। भूकंप नापने वाले यंत्रों को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और रुधिर ऑक्सीजन वाहन क्षमताओं को घटा देता है? तो आप कह सकते हो कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है और जो रुधिर ऑक्सीजन उसकी क्षमता को घटा देता है, दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये पेट्रोल डीजल के जो दहन से उत्पन्न होती है और जो गैस शोषण होता है उसमें पहुंचकर उसके ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे सौर मंडल के कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, घूमते हैं? एक है शुक्र और यूरेनस। दो ग्रह पश्चिम से, शुक्र और यूरेनस जो है दो ग्रह जो है वो पश्चिम से, शुक्र और यूरेनस पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से सॉरी पूर्व से एक सेकेंड पूर्व से पश्चिम की ओर। कहां से? पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम 92 वाले के बारे में बात करें कि अम्ल वर्षा किसके लिए उत्तरदायी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया,
नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। इन चीजों की मदद से, मतलब ये जो होते हैं ना अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के, एक तो वायु प्रदूषक से बनते हैं जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये दोनों जल के साथ मिलकर के नाइट्रिक अम्ल क्या बनाते हैं, नाइट्रिक, जल के साथ अगर मिल जाते हैं तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और दूसरी चीज गंधक का तेजाब बनाते हैं, गंधक का तेजाब बनाते हैं। और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारी चीजें, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से 93rd वाले के बारे में बात करें कि सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौरमंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम कौन सा है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं पूरा, अगर क्रम बताऊं, सूर्य से ये सूरज है हमारा मान लो, और सूरज से अगर मैं इसकी दूरी के बेसिस से बताऊं तो बुध है, शुक्र है, राइट, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, राइट, और शनि है, अरुण है और वरुण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करेक्ट। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, है ना, इस तरीके से अरुण वरुण इस तरीके से है पूरा। तो आप देखोगे कि इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, जैसे कि बुध शुक्र पृथ्वी, ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल बृहस्पति शनि, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये इस तरीके से सही क्रम है, राइट, सौरमंडल में। और 94th वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब बनते हैं नियमित परावर्तन से, अनियमित परावर्तन से, विसरित से या परावर्तन से, तो नियमित परावर्तन से ही प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए चिकनी या चमकदार सतह का होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि लौट कर जो प्रकाश है, और प्रकाश की लौटने की जो घटना होती है उसको हम परावर्तन कहते हैं। लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम परावर्तन कहते हैं, राइट। और इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, जिसमें कि 95th वाला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो ध्वनि की प्रबलता के उच्च स्वर जो होता है उस पर निर्भर करती है। यदि आयाम छोटे होते हैं तो प्रबलता कम होती है, आयाम बड़ा होता है तो ध्वनि की प्रबलता अधिक कम होती है। और इसको नापने के लिए ध्वनि को हम डेसिबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेसिबल में यूज करा जाता है। साउंड को मापने के लिए डेसिबल का यूज करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। 96 में दिया हुआ है किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ठोस जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठोस सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का उसमें उत्पन्न होना आवश्यक है। अगर सॉलिड रहेगा ना सोडियम क्लोराइड तो नहीं होगा उसमें। क्यों? क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। विद्युत धारा उत्पन्न कब कर सकती है? जिसमें कि ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव होता है, उसमें ही विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, जिसे हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के जो अवयव होते हैं वो एलिमेंट्स वियोजित हो जाते हैं, जिससे विद्युत धारा को हम केमिकल इफेक्ट भी कहते हैं, रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक और ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। ऊष्मीय प्रभाव के बारे में मैंने बताया कि जब भी
जब भी एक सिरे को, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है तो चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, और जब चालक गर्म होता है तो उष्मीय प्रभाव उसको कहते हैं, और जब वो उसके अवयव वियोजित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, उसको हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करते हैं। एक तारा पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर है, उसके प्रकाश को तारे से पृथ्वी में पहुंचने में कितना प्रकाश वर्ष लगेगा? उसको 20 प्रकाश वर्ष लगेगा। अगर वो 20 प्रकाश वर्ष दूर है तो 20 प्रकाश वर्ष उसको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में बात करते हैं कि यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच 120 डिग्री का है तो आपतन कोण क्या होगा? बहुत सिंपल है यार। ये देखो, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में अगर ये जो अभिलंब है, इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो ये जो आपतन और ये परावर्तन है, ये इसका क्या होगा? ये इसका हाफ हो जाएगा। तो 120 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 60। तो 60 इज द राइट आंसर। राइट, इनके बीच का जो है एंगल वो क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, तो आप कह सकते हो कि एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 120, तो 2i इक्वल टू 120, आई इक्वल टू 120 अपॉन 2, 60 आ जाएगा आंसर। इससे भी आंसर निकाल लो तो भी आपका आंसर 60 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 100 है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सॉरी एक्सरसाइज का नहीं, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। किसी धातु की परत दूसरी धातु पर विद्युत जमा या निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विद्युत जमा या फिर निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, उसको हम कहते हैं विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। देखिए, किसी भी धातु पर, किसी भी धातु की जो परत होती है, उस परत पर जब कोई दूसरी धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। एक परत के ऊपर एक कोई परत है धातु की, इसके ऊपर कोई दूसरी परत अगर हम चढ़ाते हैं तो उसको विद्युत लेपन कहते हैं, और इससे वस्तु का जो बाहरी रूप होता है वो निखर जाता है। जो क्या करती है? इससे संक्षारण से बचाती है। किससे बचाती है? संक्षारण से बचाती है। और ये संक्षारण क्या कहलाता है? संक्षारण होता है कि जो जंग लगता है ना, उससे बचाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी लोहे की वस्तु होती है उस पर विद्युत लेपन कर दिया जाता है ताकि जंग न लगे। राइट, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है नवोदय का, ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। 877077 पे कांटेक्ट कर सकते हो आप हमसे। अगर आप लाइव बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा ज्वाइन, और इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। आपको इजीली सारे सॉल्यूशंस आपको मिलने लगेंगे। So thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.